फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ये केंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 नवंबर 2025 और आज हम विश्लेषण करेंगे दैनिक जागरण की मुख्य खबरों का। जो मुख्य खबर हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। तो आइए डालते हैं एक नज़र मुख्य खबरों पर और जानते हैं उनकी बारे में। हजारों लोगों को जहर से मारने की साजिश का उजागर। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है गुजरात एटीएस ने देश के विभिन्न शहरों में खतरनाक जहर राइसिन से हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की नापाक साजिश रच रहे आईएसआईएस के 3 आतंकियों को दबोचा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लाकर यह राइसिन नामक खतरनाक जहर बनाने की साजिश रच रहे थे। यह साइनाइड से भी अधिक खतरनाक जहर होता है। आतंकियों की साजिश देश के अलग अलग शहरों में एक साथ हजारों लोगों की हत्या करने की थी। जो कैस्ट्रॉल होता है उसको अरंडी का तेल बोलते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन और इस तरह के कामों में किया जाता है। राइसिन क्या होता है? राइसिन एक रासायनिक जहर है और इसे अरंडी कैस्टर के तेल के साथ उत्पादन करने वाले पौधों राइसिन्स क्यूमिनिस के बीजों के प्रसंस्करण से बचे अपशिष्ट पदार्थ से बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आतंकी कारक के रूप में किया जाता है। यह कितना जहरीला है? इसे सांस के जरिए इसे सांस के जरिए लेना, निगलना या इंजेक्शन के जरिए शरीर में प्रवेश कराना घातक होता है। इसकी 5 से 10 माइक्रोग्राम तक की मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों सोचो, 5 से 10 ग्राम माइक्रोग्राम की जान ले सकती है। आगे खबर छपी है, असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत दोषियों को 7 साल तक कठोर सजा का प्रावधान है, चाहे उसकी धार्मिक पहचान भले ही कुछ भी हो। सरकार का इस विधेयक को लाने वाले उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना, लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। छठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार बहु विवाह की पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक कोष भी बनाएगी। आगे एक खबर छपी है, भारत श्रीलंका अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण बेलगावी में होगा। दोस्तों, भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 10 से 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित होगा। मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ाना है। यह क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण पिछले वर्ष श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरै में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये आज खबर ये छपी है, लेकिन हम बात करेंगे अभ्यास मित्र शक्ति के बैकग्राउंड डाटा की। इसका जो प्रारंभ हुआ था साल 2013 में शुरू हुआ था। आयोजक जो देश हैं भारत और श्रीलंका हैं। स्थान भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित होता है। इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, मिलिट्री कॉर्पोरेशन बढ़ाना है, आतंक विरोधी अभियानों में संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए तैयारी करना है। इसका नवीनतम संस्करण 2025 के अनुसार मित्र शक्ति 2024 भारत के पुणे में आयोजित दोनों देशों की इन्फेंट्री यूनिट ने हिस्सा लिया था। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं इस प्रकार हैं, संयुक्त रणनीति, हथियार उपयोग, संचालन प्रणाली और आपसी तालमेल पर फोकस करना। कल्चरल एक्सरसाइज भी होता है जिसमें आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इसके फायदे, भारत श्रीलंका को के रक्षात्मक संबंध मजबूत होते हैं। दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ती है। साझा सुरक्षा चुनौतियां जैसे आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा से निपटने की क्षमता बढ़ती है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में बेहतर तालमेल होता है। इसकी जो चुनौतियां हैं, श्रीलंका पर चीन का बढ़ता प्रभाव है। भारत की रणनीति को चुनौती देता है।
राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षा सहयोग की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। सैन्य तकनीक साझा करने में सुरक्षा जोखिम भी है। समस्याएं जो है इसकी, चीन का दबाव, जैसे कि विशेषकर बंदरगाह समझौते व कर्ज नीति में श्रीलंका को फंसा रखा है। श्रीलंका की आंतरिक राजनीति में सहयोग से प्रभावित, सीमा सुरक्षा और समुद्री निगरानी की तकनीकी दिक्कतें। इसके जो समाधान है, राजनीतिक और सैन्य संवाद को मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, प्रशिक्षण बढ़ाना होगा, समुद्री सुरक्षा का ढांचा तैयार करना होगा, भारत को सॉफ्ट पावर से संबंध गहरे करने चाहिए। तो दोस्तों आगे एक और खबर छपी है, आवारा कुत्तों के टीकाकरण में बहुत पीछे हैं राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आवारा कुत्तों की समस्या भले ही राष्ट्रीय चिंता का विषय है, लेकिन राज्यों की तैयारी बहुत कमजोर है। आश्रय स्थल बनाना तो दूर, कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के रोकने के लिए एक आवश्यक टीकाकरण की व्यवस्था भी पूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कुत्तों के टीकाकरण की और रेबीज के बारे में। तो दोस्तों हम इसके बैकग्राउंड डाटा जान लेते हैं कि रेबीज क्या होता है। कुत्ते के काटने से मनुष्य में संक्रमण या रेबीज जैसी घातक बीमारी फैल सकती है। यह वायरस रोग है जो मस्तिष्क और स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इसके जो कारण है, आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि, रेबीज वैक्सीन का अभाव, सफाई व जागरूकता की कमी, पशु नियंत्रण कानूनों का कमजोर होना है। इसके जो लक्षण है काटने के, घाव में जलन, दर्द, बुखार, बेचैनी, पानी से डरना और तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। तो दोस्तों जान लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। विश्व में कुल रेबीज मामलों में लगभग 36% जो केस हैं वो भारत में होते हैं। हर साल लगभग 18 से 20 हजार मौत कुत्ते के काटने से हो जाती हैं, जिनमें 70% मामले ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। WHO के अनुसार भारत में डेढ़ करोड़ कुत्तों के काटने के केस हर वर्ष हैं। सरकारी जो पहले हैं इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रोग्राम आवारा कुत्तों की संख्या घटाने के लिए चलाया जा रहा है। रेबीज मुक्त भारत अभियान 2030 WHO और भारत सरकार का लक्ष्य है। इसके फायदे हैं, जागरूकता कार्यक्रमों में रेबीज के मामलों में कमी आएगी, वैक्सीन उपलब्धता से मृत्यु दर घटेगी, पशु नियंत्रण नीति में सार्वजनिक सुरक्षा होगी। इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन असमानता, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, स्थानीय निकायों की लापरवाही का होना, पशु अधिकार और मानव सुरक्षा में संतुलन बहुत कठिन है। इसके समाधान रेबीज वैक्सीन की मुफ्त उपलब्धता कराना है, एनिमल बर्थ कंट्रोल और टीकाकरण अभियान तेज करना होगा, स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे, नगर निगम और NGO साझेदारी से निगरानी कर। अगली खबर में बताया गया है, चिकन नेक के पास पहली बार वायुसेना का एयर शो, चीन को दिया सख्त संदेश। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भारतीय वायुसेना की 93वीं घाट वर्ष पर लाक्षित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रविवार को भव्य एयर शो फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 का आयोजन किया गया है। इस मौके पर वायुसेना के तेजस, राफेल जैसे आधुनिक विमानों और हेलीकॉप्टरों ने 25 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन चल रहा है वायुसेना का, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके होने से जो पड़ोसी देश हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और बात कर लेते हैं चिकन नेक की, कि चिकन नेक क्या है, तो जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड डाटा। चिकन नेक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ने वाले संकीर्ण भूभाग है। आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश से नीचे और कलकत्ता के ऊपर बहुत पतला सा पूर्वी राज्यों को जाने वाला एक मार्ग है, जगह है, उसको चिकन नेक बोलते हैं या सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से यह घिरा हुआ है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर है।
इसके भौगोलिक महत्व, यह रास्ता भारत के 7 पूर्वी राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, देश को बाकी हिस्से से जोड़ता है। भारत के सामाजिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सामरिक महत्व भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। चीन की सीमा तिब्बत इस क्षेत्र के पास है और चीन चाहता है वे उसको अपने पास या किसी तरह से उसको कब्जे में ले लेना, जिससे कि भारत का पूर्वी क्षेत्रों में जाना, यानी कि भारत के जो 7 राज्य हैं उनमें ना जा पाए और चीन वहां पर अपना अधिकार कर ले। डोकलाम विवाद इस क्षेत्र के ठीक नजदीक हुआ था 2017 में जो हुआ था। अगर यह क्षेत्र अवरुद्ध होता है तो उत्तर पूर्व भारत का संपर्क बाकी देश से कट सकता है। इसकी समस्या भौतिक रूप से संकीर्ण और संवेदनशील इलाका है। चीन की गतिविधियां, डोकलाम तिब्बत में सैन्य निर्माण का होना है, अवैध प्रवास, तस्करी और सीमा पार अपराध यहाँ से हुआ करते हैं ज्यादातर। अत्यधिक यातायात, दबाव और सीमित बुनियादी ढांचा इसकी समस्या है। इसके जो फायदे हैं, व्यापार और संपर्क का केंद्र है, जहाँ से कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहीं से शेष भारत में आने के लिए अपने वाहनों का किसी भी तरह से प्रवेश करते हैं। सैन्य दृष्टि से नियंत्रण रखने पर सुरक्षा लाभ है। पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास का मुख्य मार्ग है। समाधान, विकल्प मार्गों का विकास, जैसे भारत बांग्लादेश ट्रांजिट रूट, सड़क, रेल और वायु बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी तकनीक बढ़ाना, कूटनीतिक संतुलन, भारत बांग्लादेश और नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाना है। इन देशों से संबंध बढ़ाकर इस चिकन नेक को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। आगे ही दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर छपी है, आर्थिक बोझ बढ़ाती दिखावे की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो शादियां होती हैं उनमें होने वाले खर्चे के ऊपर दर्शाया गया है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए यह फैसला भी लिया गया है। तो चलो बात कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड के कंदड़ और इंद्रौली गांवों की पंचायतों ने हाल में ही फैसला किया है कि अब शादी ब्याह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहनेंगी, मंगलसूत्र, नाक की पिन और झुमके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। सोने के गहनों का दिखावा इतना बढ़ गया है कि लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। शादी ब्याह में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने इस समाज में एक अलग ही तनाव पैदा कर दिया है। जिनके पास पैसा नहीं है वे कर्ज लेकर गहने खरीदते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत है वो दिखावे में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? घर टूटते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, पूरा परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाता है। पहाड़ों में जनजीवन वैसे ही बेकार है, वहां रोजगार की कमी है, पलायन की समस्या लगातार है और सोने की आसमान छूती कीमतें जो हैं। तो इसी पर फैसला लेते हुए पंचायत ने सोचा अगर इस दिखावे पर लगाम नहीं लगाई गई तो समाज का भला नहीं होगा। उन्होंने यह कड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि क्या यह फैसला बिल्कुल सही है? क्या किसी को हक है कि वह तय करे कि महिला क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कितनी चीज पहनेंगी? तो ये थोड़ा एक गलत भी है। एक तरफ तो सामाजिक सुधार की कोशिश दिखती है, आर्थिक बोझ कम करने का इरादा है, दूसरी तरफ महिलाओं की निजी स्वतंत्रता में दखल भी तो है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से ज्यादा गहना पहनने चाहे तो क्या गलत है? और अगर किसी के पास पैसा है तो वह दिखाना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? मगर यहाँ एक पहलू है, समाज में दिखावा सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। जब एक परिवार भारी भरकम गहनों का प्रदर्शन करता है तो दूसरे परिवारों पर भी इसका दबाव पड़ता है। उन्हें लगता है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। यह सामाजिक दबाव ही असली समस्या है। समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं होते, सोच को बदलना पड़ता है और सोच तभी बदलता है जब हम दिखावे से ऊपर उठकर असली मूल्यों को समझते हैं। तो दोस्तों, शादी विवाह में सामान लेना या फिर इस तरह की प्रवृत्ति का होना बहुत ही बेकार सोच है। अगर कोई भी महिलाएं
अपने यहाँ से कम सामान लाती हैं तो उनको टॉर्चर भी किया जाता है। बहुत ही कम परिवार हैं कि हाँ उनको टॉर्चर ना करें। तो देखिए, ये बिल्कुल सही खबर छपी है। आपको सभी को मिलकर इसको आगे बढ़ाना होगा और ये जो दहेज लेने की प्रथा है इसको त्यागना होगा। देखो दोस्तों, एक खबर ये भी है कि भारत से हाई स्पीड ट्रेन वंदे खरीद सकता है अंगोला। जैसे कि अफ्रीका देश अंगोला ने भारत में हाई स्पीड वंदे ट्रेन लेने में रुचि दिखाई है। वंदे भारत ट्रेन ने भारत में रेलवे सेक्टर में क्रांति कर दी है। युवा मिलकर कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं। भारत की तरह अंगोला भी आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा है। दोनों देश के युवा तकनीकी विकास के लिए भी मिलकर काम कर सकते हैं। मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो भारत व अंगोला के बीच मछली पालन, जल संसाधन, समुद्री संपदा की खोज के समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं उन्होंने। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला दौरा है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है, अंगोला ने उसको खरीदने में रुचि दिखाई है, जिससे कि भारत में ये ट्रेनें बनेंगी तो यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो विदेशों को ये बेची जाएंगी या कुछ भी सामान बेचा जाता है उससे देश की आर्थिक वृद्धि होती है। तो यह बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की, भारत की जनता की और भारतीय रेलवे की। फिर खबर छपी है, कालमेघी के बाद अब फिलीपींस सुपर तूफान फंग वोंग की चपेट में। फिलीपींस में पिछले हफ्ते आए तूफान कालमेघी से लोग अभी उबर नहीं पाए कि अब सुपर तूफान फोंग वोंग ने दस्तक दे दी है। 10 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा। 230 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। फंग वांग से होने वाली संभावित आपदा के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कालमेघी की चपेट में आकर 200 लोगों से अधिक की जान चली गई थी। उच्च जोखिम वाले गांवों से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। दोस्तों, जब भी कोई तूफान या प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे बहुत हानियां होती हैं, जैसे कि परिवारों का विस्थापन होना, जो भी वहां पर नुकसान होता है उसका सभी बोझ देश की आर्थिकी पर पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान होते हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं हो सके वो खत्म हो जाती हैं। उनको फिर से जनरेट करने के लिए काफी खर्च खराबा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की मुख्य खबर जो थी यही है इस तरह से। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से है। वहां पर इनकी बैकग्राउंड डाटा के साथ में पीडीएफ के साथ में अपलोड कर दी जाएंगी। मेरा पीडीएफ चैनल है यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर, जो कि टेलीग्राम पर बनाया हुआ है। वहां पर मैं प्रतिदिन पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। वहां पर आप जाकर के कोई भी पीडीएफ सर्च करेंगे जो मैंने अपलोड कर रखी है उसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। आपको पीडीएफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पीडीएफ आपको बनी बनाई मिल जाती हैं तो आप वो समय बनाने का जो समय है वो आप पढ़ने में कर लें, जिसमें आपका टाइम का फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।